हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूक्लियन एजुकेशन। अल्कोहल फिनॉल ईथर के 3 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं। 100% आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं वो वीडियोस। 4th वीडियो, रिवीजन सीरीज का 4th वीडियो और लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहां पे आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर के रिमेनिंग टॉपिक्स मिलेंगे और उन पे आने वाले क्वेश्चन। तो यार सबसे पहला एक काम ये करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां पे शीट डाउनलोड कर लो। शीट में कॉन्सेप्ट नंबर 6 और उस पे आने वाले क्वेश्चंस पूरे प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंज्ड हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो आज जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो एग्जैक्टली है विलियमसन सिंथेसिस ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ अ लॉजिक। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI और उसके साथ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर, इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा मैं आपको। तो ये कोर टॉपिक्स और इनसे आने वाले क्वेश्चंस आपको लिंक में मिल जाएंगे। तो यार शीट डाउनलोड करना मत भूलना। सबसे पहला मेरा काम ये है कि मैं आपको 1 बाय 1 ये टॉपिक्स बताऊं और उसके बाद हम आते हैं इनके क्वेश्चंस पे। विलियमसन सिंथेसिस ईथर का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस के लिए हम लोगों को लेना होगा एल्काइल हैलाइड, दैट इज R बॉन्ड X। इसे हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड या आप हेलोएल्केन भी बोल सकते हो। इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? अगर आप सोडियम के साथ एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन को ऐड कर दो तो यह कहलाता है सोडियम एल्कोक्साइड। आप चाहो तो पोटेशियम एल्कोक्साइड भी यूज कर सकते हो। और जब दोनों को रिएक्ट कराते हो तो दोनों को रिएक्ट कराने में एक बात आप नोटिस करोगे कि यहां पर एल्काइल हैलाइड का हैलोजन और यहां से हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम दोनों आपस में कंबाइन होते हैं। इधर का पॉजिटिव इधर के नेगेटिव से कंबाइन होगा और वो बना देगा NaX। बच क्या रहा है हमारे पास? हमारे पास बच रहा है R विथ OR डैश, तो ये बना देगा ROR डैश और इस ROR डैश को हम लोग बोलते हैं ईथर। इस रिएक्शन की खास बात यह है, जो सबसे जरूरी चीज है, कि आप लोग जो भी एल्काइल हैलाइड लेते हो वो होना चाहिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या होना चाहिए? वो प्राइमरी, मतलब प्राइमरी कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो। अगर गलती से सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, ईथर नहीं बनने वाला, अल्कीन बन जाएगा। कैसे? मैं आपको समझा रहा हूं। पहले एक नॉर्मल रिएक्शन करते हैं। इतना ध्यान रखना कि R की जगह जो भी लोगे वो R डैश से स्मॉल होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है। मैं R की जगह ले रहा हूं CH3Cl, R की जगह CH3, X की जगह Cl, NaO। सोडियम एल्कोक्साइड में टर्शरी कंपाउंड चलेगा। ये टर्शरी कंपाउंड है ना यार, दिस कार्बन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद 3 कार्बन, तो ये टर्शरी कंपाउंड चलेगा। और जब आप रिएक्शन करते हो तो यहां पर निकल जाएगा NaCl। आपने NaCl निकाल दिया। इधर से अगर आप देखोगे तो आपके पास बच रहा है कार्बन विथ 3CH3, ये टर्शरी कार्बन है जिस पर ऑक्सीजन बचा है, और इधर से मिथाइल ग्रुप भी आ जाएगा। तो ये बन गया ईथर, बिल्कुल ईथर बन गया। लेकिन अगर मैं एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी की जगह सेकेंडरी या टर्शरी ले लेता हूं तो ईथर बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। तो ये आप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है। मान लो मैंने एल्काइल हैलाइड जो लिया वो टर्शरी ले लिया, दैट इज CH3 का होल थ्राइस कार्बन विथ हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी ले सकते हो, और यहां पे प्राइमरी कार्बन लिया। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले सोडियम को तो हैलोजन के साथ ही कंबाइन होना है, तो सोडियम विथ हैलोजन कंबाइन हो जाएगा, बना देगा NaCl। टर्शरी एल्काइल हैलाइड लिया है यहां पे, तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में होता है स्टेरिक रिपल्शन। क्या होता है? स्टेरिक रिपल्शन, नोट कर लो। सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड में होता है स्टेरिक रिपल्शन, जिसकी वजह से वो ईथर ना बनाते हुए देता है एल्कीन। तो नोट कर लो यहां पर सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल हैलाइड ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन
गिव्स अल्कीन रादर देन ईथर, अल्कीन देगा। अब यहां पर क्या होगा, वी हैव 3 CH3 ग्रुप, तो कोई भी एक CH3 अपना हाइड्रोजन निकालेगा। मान लो ऊपर वाला CH3 जो है, इस CH3 ने अपना हाइड्रोजन निकाला विद दिस O(C2H5), तो बन जाएगा C2H5OH, दैट इज अल्कोहल। और अब हमारे पास बच रहा है, ऊपर बचा CH2, नीचे है कार्बन, उसके पीछे 2 CH3 हैं, और ये कार्बन और ऊपर वाला CH2 डबल बॉन्ड बनाएंगे एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज अल्कीन। तो यार ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि जब जब तुम सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेते हो तो रिएक्शन बिगड़ जाता है, ईथर कभी नहीं बनता, ईथर की जगह बन जाता है अल्कीन। इसीलिए वी हैव टू यूज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इन विलियमसन सिंथेसिस। ये नोट कर लेना, ये रिएक्शन क्वेश्चन में आता है। विलियमसन सिंथेसिस कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के सेकंड टॉपिक पर आते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। रिएक्शन ऑफ ROR' विद HI, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर भी लॉजिक लगता है, ध्यान रहे। ROR', देखो यार ROR' जो है, इसका रिएक्शन जब मैं HI से कराता हूं तो ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे R और R' में से जो भी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, ये ईथर है, मान लो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है R, तो जो भी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है वो सीधे हैलोजन से जाकर अटैच होता है और बना देता है R बॉन्ड I। रिमेंबर, जो भी स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, स्मॉलर है R, तो जो स्मॉलर है वो हैलोजन से जाकर अटैच होगा, और जो लार्जर एल्काइल ग्रुप है वो अपने साथ O को और H को कंबाइन करेगा एंड इट विल गिव्स अल्कोहल। ये बना दिया अल्कोहल और ये बन गया आयोडो एल्केन या एल्काइल आयोडाइड। तो यहां पर अगर मान लो मैं यहां R की जगह ले रहा हूं सपोज CH3O(C2H5) प्लस HI, तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों कार्बन चेन में से जो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन कम है, दैट इज CH3, CH3 सीधे आयोडीन से कंबाइन होगा और बना देगा CH3I। इसके बाद जितना ग्रुप बच रहा है, CH3 और I जा चुके हैं, बच रहा है हमारे पास C2H5OH, तो ये C2H5OH कंबाइन होकर बना देता है अल्कोहल। दिस कंपाउंड इज नोन एज इथेनॉल। आप लोगों ने एनिसॉल का नाम तो सुना होगा। एनिसॉल बहुत इंपॉर्टेंट ईथर है जहां पर बेंजीन पर OCH3 प्रेजेंट होता है। दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिसॉल। एनिसॉल का रिएक्शन जब आप HI से कराते हो तो आप लोग ये बात देख रहे हो कि एनिसॉल में स्मॉलर कार्बन चेन बेंजीन है या मिथाइल है, तो ऑब्वियस ही बात है मिथाइल है। मिथाइल विद आयोडीन विल फॉर्म CH3I, दैट इज मिथाइल आयोडाइड, और उसके बाद आपके पास बच रहा है बेंजीन, बेंजीन पर ऑक्सीजन, और इधर से आपके पास बच रहा है H, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज, इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल। तो यार ये रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब जब यहां पर ईथर में नंबर ऑफ कार्बन अनइक्वल होंगे तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप या स्मॉलर कार्बन चेन विल फॉर्म हेलोजेनेटेड कंपाउंड एंड लार्जर कार्बन चेन विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड कंपाउंड जिसमें OH प्रेजेंट होगा। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों को नोट कर लेना है। फिर आते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ ईथर पे। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव्स ईथर। देखो लास्ट टाइम जब मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताया था, आपको याद है नहीं है याद, आप वीडियो नंबर 1 देखो, उसमें आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद मैकेनिज्म मिल जाएगा। लास्ट टाइम जब डिहाइड्रेशन बताया था तो उस वक्त अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से अल्कीन बना था। क्यों बना था? क्योंकि अल्कोहल कम था। लेकिन अब हम लोगों को जब अल्कोहल से ईथर बनाना है तो अल्कोहल हमें ज्यादा क्वांटिटी में लेना होगा। हमारे पास अल्कोहल है सपोज C2H5OH, और आपको डिहाइड्रेशन जब अल्कोहल का कराना है तो आप लेते हो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर। तो आप लोग एक बात जानते हो कि अल्कोहल अगर
लिमिटेड क्वांटिटी में है, कम है, तो अल्कीन बनेगा। लेकिन अगर अल्कोहल एक्सेसिव है तो वो दिखाने के लिए एग्जामिनर तो इतना लिख देगा, कंप्लीट दिस इक्वेशन। आपने देखा अल्कोहल एक्सेसिव है मतलब मुझे अल्कोहल को ज्यादा लेना है, तो मैं 2 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल ले लेता हूं। और जब आप 2 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल लेते हो तो यहां पर ये पर्टिकुलर ग्रुप निकल रहा है। क्या निकल रहा है यहां पर निकल गया H2O। और H2O निकलने के बाद फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है C2H5O C2H5, तो ये आ जाएगा C2H5O C2H5 एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज ईथर। इसका नाम होता है इथॉक्सी ईथेन। तो किसी भी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन पर आप ईथर तभी बना सकते हो जब आपके पास अल्कोहल एक्सेसिव क्वांटिटी में है। और कई बार एग्जामिनर अल्कोहल को एक्सेसिव नहीं लिखता, वो हिंट कुछ और देता है। वो बोलता है कि जो एसिड ले रहे हो वो एसिड है लिमिटेड। अगर एसिड लिमिटेड है तो ऑब्वियस सी बात है इसके कंपैरिजन जो अल्कोहल लिया है वो इससे ज्यादा है मतलब एक्सेसिव है। तो सिंपल सी बात है, आपको ईथर ही बनाना है। ये तो हो गया इसका डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन जो है वो सिर्फ इतना ही नहीं है, उस पर मैकेनिज्म कंफर्म है, बिल्कुल आपको परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो मैं मैकेनिज्म यहां पर आप लोगों को शॉर्ट में लिख देता हूं। मैकेनिज्म देखो यार, फर्स्ट स्टेप आपके पास जो अल्कोहल है दैट इज C2H5OH। आप इसका डिहाइड्रेशन कराने के लिए एसिड ले रहे हो, तो एसिड का जो H पॉजिटिव आपको दिख रहा है वो सीधे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के पास है उससे जाकर अटैच होता है। और जैसे ही अटैच होता है तो यहां पर बनेगा C2H5O। H तो था, यहां पर एक और H आ गया, हाइड्रो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव। ये कंपाउंड था अल्कोहल और ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फर्स्ट स्टेप। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कभी भी पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं करता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब सेकंड स्टेप में होगा ये कि ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, अब क्योंकि ऑक्सीजन तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको पसंद ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को तोड़ेगा और इसके इलेक्ट्रॉन छीन कर लेकर चला जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन ने बॉन्ड टूटा तो आप देखो H2O निकल गया, यहां पर H2O निकलेगा, बचेगा C2H5 जिसके कार्बन पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड स्टेप में बना कार्बोकैटायन। क्या बन रहा है सेकंड स्टेप में? कार्बोकैटायन। अब फाइनली हमारे पास अल्कोहल सिंगल थोड़ी है, हमारे पास अल्कोहल डबल है। ये कार्बोकैटायन जैसे ही बनता है वहां पर उसकी हेल्प करने आ जाता है दूसरा अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। अब हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा तो ये बन जाएगा C2H5O C2H5 और ऊपर हाइड्रोजन था जिससे ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज, प्रोटोनेटेड ईथर। और इस प्रोटोनेटेड ईथर में बस एक ही कमी है कि वो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन जो है वो इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अब देखो ऑक्सीजन जो है बॉन्ड ब्रेक करने में एक्सपर्ट है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद दूसरे नंबर पे जो है वो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहां पर बन जाएगा C2H5O C2H5। आप देख सकते हो ये कंपाउंड ईथर कहलाता है और इसके साथ जो निकल गया वो है H पॉजिटिव। इस तरह किसी भी अल्कोहल को आप कन्वर्ट कर सकते हो ईथर में। बड़ी सिंपल सी 3 स्टेप्स है मैकेनिज्म की। फर्स्ट स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सेकेंड स्टेप का नाम है डिहाइड्रेशन, लिख लेना आप लोग डिहाइड्रेशन, और थर्ड स्टेप का नाम है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। तो इस तरह से आप लोग अल्कोहल से ईथर बना सकते हो। तो यार इसको जल्दी से नोट करना, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करना, कुछ प्रॉब्लम लगे तो कमेंट करना। कौन
कॉन्सेप्ट नंबर 6 में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। अब इनके क्वेश्चंस को हम लोग एक बार देख लेते हैं। आप अपनी शीट में देख लो, और अगर शीट नहीं आपको डाउनलोड कर पा रहे हो तो मैं बोल रहा हूं आप सुन भी लेना और लिख भी दूंगा। क्वेश्चन है टी ब्यूटाइल क्लोराइड, या टी ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब होता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या होता है? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, जिसे आप ऐसे लिखते हो, सही है। यह है टी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्वेश्चन में बोला है कि इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं सोडियम मेथॉक्साइड से। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम मेथॉक्साइड। तो अब मैं प्रॉपर क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। टी ब्यूटाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ सोडियम मेथॉक्साइड गिव्स 2 मिथाइल प्रोपीन इंस्टीड ऑफ ईथर। ईथर की जगह ये प्रोपीन दे रहा है, प्रोपीन मतलब एल्कीन दे रहा है। इसका रीजन क्या है? तो रीजन अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, विलियमसन का क्वेश्चन है ये। जब भी आप लोग एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी लेते हो तो उसमें स्टेरिक रिपल्शन होता है। इतना ज्यादा रिपल्शन होता है कि वहां पे रिएक्शन एलिमिनेशन हो जाता है। कौन सा रिएक्शन होता है? एलिमिनेशन। तो आप नोट कर लो, इन सेकेंडरी और इन टर्शरी एल्काइल हैलाइड ड्यू टू एक्सेसिव स्टेरिक रिपल्शन एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एलिमिनेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट रिएक्ट विथ मेटल एल्कोक्साइड। तो एलिमिनेशन हो जाएगा, और एलिमिनेशन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है एलिमिनेशन। बेसिकली सोडियम विथ क्लोरीन विल फॉर्म NaCl। इसके बाद यहां का OCH3 जो है, यहां कितने CH3 दिख रहा है आपको? टोटल 3 CH3 में से किसी एक CH3 का हाइड्रोजन ले लेगा तो बन जाएगा CH3OH। यहां के OCH3 ने यहां के एक हाइड्रोजन को ले लिया। अब फाइनली मेरे पास बच रहा है कार्बन। कार्बन पे अभी भी डबल CH3 बच रहे हैं, लेकिन एक CH3 ऐसा है जिसका हाइड्रोजन निकल गया, वो इधर आया ना हाइड्रोजन, वो CH2 बन गया विद डबल बॉन्ड, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एल्कीन। इसे हम एल्कीन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपने पहले थ्योरी लिखी और उसके बाद इस रिएक्शन को लिखा, फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी शीट में है, क्वेश्चन ये है फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर क्या होता है यार? फिनाइल मिथाइल ईथर, जब आप बेंजीन पर OCH3 ऐड करते हो, दिस इज फिनाइल मिथाइल ईथर। तो फिनाइल मिथाइल ईथर का रिएक्शन जब हम HI से कराते हैं तो HI से कराने पर दिस मिथाइल ग्रुप कंबाइन विद आयोडीन, तो मिथाइल आयोडाइड बनता है और उसके साथ फिनॉल बनता है। क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि ये जो आयोडीन है वो बेंजीन पे क्यों नहीं जुड़ा, आयोडो बेंजीन क्यों नहीं बना? तो मैं आपको इसका सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। मिथाइल फिनाइल ईथर यही है। इस मिथाइल फिनाइल ईथर का रिएक्शन जब आप HI से कराते हो तो HI में पहले H पॉजिटिव रिएक्ट करता है, बाद में I नेगेटिव जाता है। तो ये H पॉजिटिव कहां जाकर अटैच होगा? ऑक्सीजन पे। जब ऑक्सीजन पे जाके अटैच होगा, ये बन गया ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन का CH3 के साथ बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए या बेंजीन के साथ? तो ऑब्वियस सी बात है बेंजीन के साथ, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होता है। ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज ऑब्जर्व बिटवीन बेंजीन एंड ऑक्सीजन। तो बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो स्ट्रांग है। अब इस ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहता है मुझे बिल्कुल प्लस चार्ज को नहीं रखना अपने साथ। तो जब प्लस चार्ज हटाने वाला होता है तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? वो बॉन्ड ब्रेक करेगा वो जो वीक है। वीक बॉन्ड कौन सा है? CH3 वाला। अब जैसे ही इसने CH3 वाले बॉन्ड को ब्रेक करा तो यहां पे आपको मिल गया बेंजीन पर OH फिनॉल, साथ में मिला CH3 पॉजिटिव, और इस CH3 पॉजिटिव के साथ हमारे पास जो बचा हुआ I नेगेटिव है, वो I नेगेटिव जब कंबाइन होता है तो फाइनली प्रोडक्ट बनता है CH3I। तो यार इसका लॉजिक जो है वो ये है, इन मिथॉक्सी बेंजीन ऑक्सीजन बेंजीन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन CH3 बॉन्ड
Therefore, due to resonance, partial double bond character is present between oxygen and benzene. Therefore, OCH3 bond dissociates, OCH3 bond break होता है and it gives phenol and iodomethane. तो ये इसका बड़ा सीधा सा लॉजिक है कि OCH3 बॉन्ड ब्रेक होगा, वीक बॉन्ड है, जैसे ही टूटेगा वैसे ही आयोडीन उससे CH3 से जुड़ेगा और हाइड्रोजन जो है वो OH के ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप जल्दी से इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसका नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास प्रोपेनॉल है और प्रोपेनॉल से आपको बनाना है प्रोपॉक्सी प्रोपेन। प्रोपॉक्सी प्रोपेन का मतलब होता है C3H7O C3H7 बनाना है बाय यूजिंग C3H7OH। तो यार अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हारे पास अल्कोहल है दैट इज C3H7OH, ये है प्रोपेनॉल। तुम्हें इस अल्कोहल को एक्सेसिव लेना है। एक्सेसिव का मतलब 1 मोर यूनिट ऑफ C3H7OH, और जब आप इसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो तो यहां से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकलने के बाद फाइनली हमारे पास बचेगा C3H7O C3H7 दैट इज C3H7O C3H7 एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज प्रोपॉक्सी प्रोपेन। मैंने आपको अभी 5 मिनट पहले ही इसका मैकेनिज्म बताया था, तो यार मैकेनिज्म इसके बाद आप लिख लेना, बहुत सिंपल है। प्रीवियस मैकेनिज्म में मैंने C2H5 लिया था, आप इस मैकेनिज्म में C3H7 ले लो, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स और वही मैकेनिज्म होगा। इसी के साथ हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6 कंप्लीट होता है। इस पे जो शीट्स में क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने इसे प्रॉपर तरीके से समझा होगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7 मैं अभी करवा रहा हूं, विद इन 5 मिनट्स वो कॉन्सेप्ट एंड हो जाएगा। आप फिलहाल इसे नोट कर लो। मैं आपको बता रहा हूं आपका ये चैप्टर बहुत ज्यादा परफेक्ट होने वाला है अगर आप ये 7 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं, आपने इन 7 कॉन्सेप्ट्स को जिस तरीके से मैंने बताया उसी पैटर्न पे आपने फॉलो करा और उनके क्वेश्चंस जो मेरी शीट में दिए गए हैं वो आपने कर लिए, तो आपके लिए ये चैप्टर रॉक सॉलिड होने वाला है। और इसी पैटर्न पे आगे के चैप्टर्स भी आप लोगों को स्पीड में डे टू डे मिलते जाएंगे। सबसे पहले लास्ट कॉन्सेप्ट जो है, इसमें आप लोगों को टेस्ट करना है। टेस्ट मतलब चेक करना है कि फिनॉल प्रेजेंट है या नहीं है। फिनॉल का टेस्ट, अल्कोहल का टेस्ट और एक रिएक्शन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो मैंने लास्ट के लिए ही छोड़ा हुआ था। तो सबसे पहले टेस्ट फॉर फिनॉल एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली फिनॉल का टेस्ट कैसे करा जाता है। तो टेस्ट देखो यार, फिनॉल को अगर चेक करना है तो बेस्ट है कि आप फिनॉल के लिए FeCl3 टेस्ट का यूज करो, फेरिक क्लोराइड का, ये बेस्ट माना जाता है। और अगर FeCl3 टेस्ट को लेके कुछ कंफ्यूजन है तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट या लिक्विड ब्रोमीन का टेस्ट लगा सकते हो। फिनॉल FeCl3 में जब फिनॉल को मिक्स करोगे तो एक वॉयलेट कलर दिखाई देता है, और वहीं पे अगर ब्रोमीन के साथ फिनॉल रिएक्ट करोगे आप लिक्विड ब्रोमीन के साथ तो ये बनाएगा ट्राइब्रोमोफिनॉल दैट इज वाइट PPT। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में ट्राइब्रोमोफिनॉल बताया था, मैं आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो मेरे पास फिनॉल है, और फिनॉल के साथ क्वेश्चन आता है ना, तो ये टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट तब लगता है जब क्वेश्चन में 2 कंपाउंड दिए जाएं, जैसे फिनॉल और बेंजोइक एसिड। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ पेयर ऑफ फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड? तो आपने फिनॉल लिया और उसके साथ जो भी कंपाउंड X दिया, X मतलब बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड जो भी दिया वो आपने लिखा। दोनों के साथ कॉमन रिएजेंट को रिएक्ट कराया। कॉमन रिएजेंट कौन सा ले रहा हूं? FeCl3। फिनॉल के साथ FeCl3 का जो बिहेवियर है वो दूसरे केमिकल के साथ नहीं होना चाहिए, और ये FeCl3 का नेचर है, वो सिर्फ और सिर्फ फिनॉल के साथ ही वॉयलेट कलर देता है। तो जैसे ही आपने फिनॉल में FeCl3 मिक्स करा तो ये बना देगा C6H5O का होल थ्राइस Fe, और ये जो कंपाउंड प्लस 3HCl निकल जाएंगे, और ये जो कंपाउंड है फेरिक फिनॉक्साइड, ये एक वॉयलेट कलर कंपाउंड है।
जैसे ही वॉयलेट कलर बनता है, जिस टेस्ट ट्यूब में वॉयलेट कलर बनता है उस टेस्ट ट्यूब में फिनॉल की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है, और यहां पे जब आप FeCl3 मिलाओगे तो यहां पर नो वॉयलेट कलर, यहां पे वॉयलेट कलर नहीं मिलेगा, मतलब फिनॉल कंफर्म नहीं है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपसे बोलेंगे हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ पेयर ऑफ फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, फिनॉल एंड इथेनॉल। तो आपने एक तरफ फिनॉल लिया, दूसरी तरफ जो गिवन कंपाउंड है उसे लिखा, दोनों में कॉमन रिएजेंट FeCl3 मिलाया, फिनॉल ने FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर दिया और अदर कंपाउंड ने वॉयलेट कलर नहीं दिया, हो गया सेपरेशन। सिंपल सी बात है। तो फिनॉल टेस्ट के लिए बेस्ट है आप FeCl3 यूज कर लो, इसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। अब अल्कोहल का टेस्ट, तो इसे आप नोट करो, फिर अल्कोहल पे आते हैं। चलिए टेस्ट फॉर अल्कोहल देखते हैं कि आखिर अल्कोहल की प्रेजेंस कैसे पहचानी जाएगी। तो अल्कोहल में भी एक लॉजिक है, वो ये है कि सबसे पहले अल्कोहल के लिए बेस्ट टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऐसे अल्कोहल जो आयोडोफॉर्म बना लेते हैं वो एग्जैक्टली बनाते हैं येलो कलर PPT। अब आखिर आयोडोफॉर्म बनाने वाले कौन कौन से अल्कोहल हैं, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। आयोडोफॉर्म बनाने वाले वो सारे अल्कोहल्स होते हैं जहां पर अल्फा कार्बन से मिथाइल ग्रुप अटैच हो। ऐसे अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन हो और उस अल्फा से मिथाइल जुड़ा हो, ये सारे के सारे कंपाउंड देते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, मतलब आयोडोफॉर्म बना देते हैं येलो PPT। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं CH3CH2OH लिखता हूं तो क्या ये आयोडोफॉर्म बना सकता है? तो ये डेफिनेटली बना सकता है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और अल्फा से डायरेक्ट CH3 जुड़ा हुआ है, ये आयोडोफॉर्म बना देगा। लेकिन अगर मैं CH3CH2CH2OH लिखता हूं तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से CH3 नहीं जुड़ा, CH2 जुड़ा हुआ। अल्फा कार्बन से डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप जुड़ना चाहिए, लेकिन यहां डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप नहीं अटैच है, मतलब ये आयोडोफॉर्म नहीं देगा। सिंपल सी बात है। अब आयोडोफॉर्म बनाना कैसे है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे मान लो आपसे बोला कि इथाइल अल्कोहल और कोई दूसरा अल्कोहल है प्रोपाइल अल्कोहल, सपोज इथाइल अल्कोहल और प्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारे पास एक पेयर है। हाउ कैन वी सेपरेट अ पेयर ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। इथेनॉल और प्रोपेनॉल दोनों को लिखा, और हमें ये बात माइंड में रखना है कि जब भी अल्कोहल को पहचानना होगा तो आयोडोफॉर्म टेस्ट ही लगेगा। हम लोगों ने देखा अल्फा कार्बन से मिथाइल जुड़ा है और यहां अल्फा कार्बन से मिथाइल नहीं जुड़ा है, मतलब ये कंफर्म है कि आयोडोफॉर्म देगा और ये नहीं देगा। तो दोनों के साथ कॉमन रिएजेंट ले लेता हूं मैं। कॉमन रिएजेंट है I2 with NaOH, I2 with NaOH। क्या ये आयोडोफॉर्म दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। आपको डायरेक्ट यहां पर आयोडोफॉर्म लिख देना है, दैट इज CHI3। दिस कंपाउंड इज नोन एज आयोडोफॉर्म और ये येलो कलर का PPT है। आगे बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, हालांकि HCOONA और भी कुछ चीजें निकलती हैं, लेकिन बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सेपरेशन कर रहे हो, आप रिएक्शन नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना। तो सेपरेशन में आपने देखा ये आयोडोफॉर्म दे सकता है, आपने आयोडोफॉर्म बनाया, यहां भी वही रिएजेंट लिखा I2 और NaOH, लेकिन ये आयोडोफॉर्म नहीं बना सकता, तो इसमें मैंने लिखा नो रिएक्शन। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है आप सब लोगों के लिए, इससे ज्यादा बेनिफिशियल मेथड कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इजीएस्ट वे टू डिटेक्ट वेदर एन अल्कोहल इज प्रेजेंट और नॉट, एंड स्पेशली इन बिटवीन डिफरेंट अल्कोहल, ये अल्कोहल आयोडोफॉर्म दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसे नोट करो। फिर आता हूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पर। कॉन्सेप्ट नंबर 7 का लास्ट टॉपिक, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जैक्टली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हर उस जगह यूज करा जाता है जहां पे आप कन्वर्जेंस कर रहे हो, क्योंकि यहां पर आप एसिमेट्रिक अल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हो। थोड़ा अजीब सा काम चल रहा है। एसिमेट्रिक अल्कीन से 1 डिग्री अल्कोहल बनाते हो। नाउ व्हाट इज एसिमेट्रिक अल्कीन? तो ऐसा अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच हाइड्रोजन अनइक्वल होते हैं। ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन है और दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के बीच हाइड्रोजन अनइक्वल है, बराबर नहीं है, तो इसे बोलेंगे एसिमेट्रिक अल्कीन या अनसिमेट्रिकल अल्कीन, एक ही बात है।
अब ये एसिमेट्रिक अल्कीन जो है इसका नाम है प्रोपीन। मुझे इसका हाइड्रोबोरेशन करना है, तो हाइड्रोबोरेशन करने के लिए आप बोरॉन हाइड्राइड ले सकते हो। कुछ जगहों पे इसे B2H6 लिखा गया तो एक ही बात है, इसी को डायमेराइज कर दोगे B2H6 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं आप BH3 ही लिखो। आपने लिया BH3 बैलेंस करने के लिए, सिर्फ बैलेंस करने के लिए, वैसे तो अपोजिट चलेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलता है यहां पे। हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाते हैं जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से कम थे, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 3 ले रहा हूं। ये वाला कार्बन जो है वो सबसे कम हाइड्रोजन वाला है, इसी कार्बन पे ऑलरेडी जो हाइड्रोजन है उसमें ये तीनों हाइड्रोजन चले जाएंगे। और ध्यान रखना ये कार्बन 1 नहीं है, ये 3 है, क्योंकि सारी चीजें मल्टीप्लाई बाय 3 हो गई हैं। जब ये तीनों हाइड्रोजन CH पे जाते हैं तो ये बना देता है CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस। आप देख लो यहां पर अभी हाइड्रोजन फिलहाल कितना है, 3 1 जा 3, 1 into 3 3। जब ये 3 और आ जाएंगे तो आप कितने हो गए 6, तो आप देख लो 3 2 जा 6। और फाइनली मेरे पास ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब ये अकेला बोरॉन बच रहा है तो इसको चेन के बाहर रख रहा हूं मैं। पहली स्टेप हो गई जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन। अब सेकंड स्टेप में मुझे करना है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए मैं यहां पर लेता हूं H2O2 इन एल्कलाइन मीडियम, और H2O2 बैलेंस करने के लिए 3 ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं H2O2, टोटल कितने ले रहा हूं 3, मतलब ऊपर वाले OH भी 3 हैं और नीचे वाले OH भी 3 हैं। ये 3OH इस कार्बन चेन के साथ जोड़ देता हूं जो ऑलरेडी 3 है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और कॉर्नर वाले कार्बन पे OH आएगा। फाइनली ये वाले OH चले गए, अभी भी 3 OH बच रहे हैं, 1 बोरॉन बच रहा है, तो बोरॉन विद 3 OH। इस तरह आपने अनसिमेट्रिकल एल्कीन से आपने बनाया 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्रोपेनवनॉल। 1 डिग्री मतलब प्राइमरी अल्कोहल। अब बात यह है कि अगर मान लो कन्वर्जेंस में आप कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो ये मैं हिंट दे रहा हूं। आपने एसिमेट्रिक अल्कीन लिया, एरो पर आपने लिखा BH3 क्योंकि पहली स्टेप में BH3 ऐड करा, और सेकंड स्टेप में आपने H2O2 ऐड करा इन एल्कलाइन मीडियम। सिंपल है यार, दोनों कार्बन देखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है उस पे H बढ़ा दो, और कॉर्नर वाले कार्बन पे OH लगा दो। इन दी एंड यही प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट करने में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कन्वर्जेंस के लिए डायरेक्ट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर लो, अदरवाइज आप इसे प्रॉपर फॉलो कर लो। ओके, तो गाइस कॉन्सेप्ट नंबर 7 के जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी शीट में आप लोगों को दिख रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपर प्रैक्टिस करो, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं यार, जो मैंने मेथड बताया डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। इनकेस अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप लोग इस रिवीजन सीरीज का पूरा फायदा उठाइए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, और बहुत आसानी से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आप चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे। बस आप लोग वीडियोस को फॉलो करते रहो, शेयर करते रहो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।